जय श्री राम। नमस्कार साथियों, आप सभी का लेवल अप स्टडी चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपके लिए बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर बोलो पहले हमारे नर प्रजनन तंत्र एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, उसे अवश्य देखिएगा। और आज दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ, वो हमारा है न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। इसके बारे में एक ही वीडियो के अंदर हम पूरा चैप्टर क्लियर करने जा रहे हैं, तो साथ बने रहिएगा साथियों। तो पोषण के अंदर पहले ही परिभाषा देखने जा रहे हैं, पोषक तत्व। पोषक तत्व देखिए, पोषक तत्व क्या होते हैं इससे समझने की कोशिश कीजिएगा। पोषक तत्व की परिभाषा क्या होती है, तो देखिए इधर पोषक तत्व वे सारे भोज्य पदार्थ, वे सारे भोज्य पदार्थ जिनकी कमी से हमें रोग होता है। क्या होता है? जिनकी कमी से हमें रोग होता है, जिनकी कमी से हमें रोग होता है, वे क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, देखिए पोषक तत्व वे सारे भोज्य पदार्थ जिनकी कमी से हमें रोग होते हैं, वे पोषक तत्व कहलाते हैं, वे सारे भोज्य पदार्थ। ठीक है, अब देखिए पोषक तत्वों को हम दो भागों में विभाजित करेंगे। कुल पोषक तत्वों को कितने भागों में विभक्त करे पढ़ेंगे? दो भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे। पहला होता है अल्प पोषक तत्व और दूसरा है बहुल पोषक तत्व। दो भागों में विभक्त किया है पोषक तत्व को। ठीक है, अब देखिए अल्प पोषक तत्व क्या होता है? अल्प पोषक तत्व वे पोषक तत्व जो हमारे शरीर में कम मात्रा में चाहिए। ठीक है, क्या शरीर में कम मात्रा में चाहिए, कम मात्रा में चाहिए, या फिर हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती हैं, वे कौन से पोषक तत्व हैं? अल्प पोषक तत्व। दूसरा है बहुल पोषक तत्व। बहुल पोषक तत्व वे पोषक तत्व जो या फिर जिनकी हमारे शरीर को ज़्यादा आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को क्या होती है? ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, अल्प जिनके हमारे शरीर को कम आवश्यकता होती है, बहुल जिनको हमारे शरीर में ज़्यादा आवश्यकता होती है, वे पोषक तत्व बहुल पोषक तत्व होंगे। एग्जाम्पल की बात कर ले, बहुल पोषक तत्व हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए? हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में चाहिए, एग्जाम्पल लेते हैं, पहला लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये क्या चाहते हैं? हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन हो गया। फिर और क्या हो गया? वसा हो गई। क्या हो गई? वसा। ये सभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सभी क्या है? बहुल पोषक तत्व। और अल्प पोषक तत्व के एग्जाम्पल की बात कर लें तो जैसे होता है विटामिन। क्या है? विटामिन, खनिज, ये सभी क्या है? अल्प पोषक तत्व। और ये क्या है? बहुल पोषक तत्व। हमारा पूरा चैप्टर इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा घूमेगा, पूरा ही चैप्टर। और अब हम आगे इनके बारे में चर्चा करते हैं। कौन से? कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है,
प्रोटीन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, शरीर के अंदर क्या काम करता है, वसा इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हमारे शरीर में ये कहाँ पर इसका जमाव रहता है, हम कहाँ से इसको प्राप्त करते हैं, और विटामिन, खनिज, इनके बारे में भी चैप्टर पूरा पढ़ेंगे। अंत तक अवश्य बने रहेगा, एक ही वीडियो के अंदर पूरा ही चैप्टर किया जाएगा और बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आगे हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट नाम ही अपने आप में बहुत कुछ अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करवाता है, अपने खुद ही परिभाषा दे रहा है, इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बो का मतलब क्या होता है, कार्बन। क्या है, कार्बो का मतलब कार्बन, और हाइड्रेट का मतलब जल। क्या, जल, H2O। ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बो अर्थात कार्बन, हाइड्रेट अर्थात क्या होता है, जल। तो कार्बन तथा हाइड्रोजन, कार्बन तथा हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, आपको ये O है जो क्या है, ऑक्सीजन, H है किसका प्रतीक होता है, हाइड्रोजन का, और ये C है किसका प्रतीक है, कार्बन का। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है कौन, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, पता चल गया होगा। अब देखिए साथियों, कार्बोहाइड्रेट का एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है कि कार्बोहाइड्रेट का ये फॉर्मूला है CnH2nOn। ये N क्या है, यहाँ पर N कोई भी नेचुरल नंबर है। क्या है N, यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर है N यहाँ पर। जैसे दे दिया N बराबर 5, क्या दे दिया, N इक्वल टू 5, N इक्वल टू क्या दे दिया, 5 दे दिया। तो C की जगह 5 रखो, H 2 × 5 O N 5 हो गए, तो क्या हुआ, C5H10O5, C5H10O5। तो ये क्या, किसका फॉर्मूला बन गया, यह C5 मोनोडाई ट्राई टेट्रा पेंटा, 5 पेंटा। तो क्या हुआ, ये पेंटोज का बन गया। किसका बन गया, ये फॉर्मूला पेंटोज का बन गया। इसी प्रकार से यह एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है, जिसके अंतर्गत यह अनुपात होता है किस किस के, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मध्य 1:2:1 का अनुपात होता है तीनों के मध्य। कौन तीनों के मध्य, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तीनों के मध्य 1:2:1 का अनुपात होता है। ठीक है, अब आगे और समझते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट के कॉमन नेम की बात कर लें कि कार्बोहाइड्रेट का कॉमन नेम क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट का कॉमन नेम है शुगर। कार्बोहाइड्रेट का कॉमन नाम क्या है, शुगर है। कार्बोहाइड्रेट का कॉमन नेम क्या है, शुगर है। ध्यान रख लेना साथियों। और अगर कार्बोहाइड्रेट की सबसे सूक्ष्मतम, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई या सूक्ष्मतम इकाई की बात कर लें, तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी या सूक्ष्मतम इकाई कौन सी है कार्बोहाइड्रेट की, वो है ग्लूकोज। कौन सी है, ग्लूकोज। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा ग्लूकोज शब्द आते ही कि कार्बोहाइड्रेट क्या कार्य करता है शरीर में। ग्लूकोज क्या करता है, कोई भी बूढ़े व्यक्ति होते हैं जिसके अंदर एनर्जी की मात्रा कम होती है, तो ग्लूकोज की बोतल चढ़वाते हैं या नहीं चढ़वाते हैं, वही है, सेम ही ग्लूकोज है। तो वो किस, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सूक्ष्मतम रूप है। तो कार्बोहाइड्रेट देखिए बहुत ही अब ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट लाइन है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। ऊर्जा प्रदान
करने का कार्य करता है। शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। और ग्लूकोज इसकी सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं तो वो धीरे धीरे छोटी छोटी इकाइयों में टूटेगा और उसे क्या लगेगा? टाइम लगेगा जब तक वो ग्लूकोज में नहीं आ जाता है। तो क्या होता है, सीधा ही ग्लूकोज, आपने देखा होगा खिलाड़ियाँ जब भी कोई गेम खेलते हैं उसे खेलते खेलते थक जाते हैं तो ग्लूकोज पीते हैं, ठीक है, जिससे वो एकदम जल्दी से जल्दी एनर्जी आ सके शरीर। साथियों, कार्बोहाइड्रेट को भी विभक्त करके पढ़ेंगे। जिस प्रकार से हमने पोषक तत्वों को 2 भागों में विभक्त किया था उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट को हम 3 भागों में विभक्त करेंगे। कितने भागों में विभक्त करेंगे? 3 भागों में विभक्त करेंगे। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट को मुख्यतः 3 भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे। 3 भाग कौन से हैं वो देखिए। पहला कार्बोहाइड्रेट का मोनोसैकेराइड, कौन सा है? पहला मोनोसैकेराइड। दूसरा है डाइसैकेराइड या फिर ओलिगोसैकेराइड। क्या है? डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है पॉलीसैकेराइड। कौन सा है? पॉलीसैकेराइड। साथियों, एक क्लास देख लीजिएगा, कोई भी पोषक तत्व में कोई भी कैसा भी प्रश्न आएगा आप अवश्य सही करके आओगे, 100% सही करके आओगे। हाँ, मेरे लिखाए हुए में से नहीं आएगा लेकिन कॉन्सेप्ट उसी के बेस पर होगा, यह मैं आपको बता देता हूँ। मेरे ऊपर इतना विश्वास के लिए कर लीजिएगा आप, ठीक है। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड। मोनो का मतलब क्या होता है? अभी मैंने बताया था, मोनो, डाई, ट्राई बोले थे, तो क्या होता है? मोनो मतलब एक, तो मोनोसैकेराइड है जो एक शर्करा से मिलकर बना होता है। एक शर्करा से मिलकर बना होता है जो कार्बोहाइड्रेट, वो किस टाइप का होता है? मोनोसैकेराइड का होता है। और ओलिगोसैकेराइड है जो 2 से 10 शर्करा से मिलकर बना होता है। कितने? 2 से 10 शर्करा से मिलकर बना होता है ओलिगोसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड होता है जो 10 से इनफिनाइट अर्थात अनंत शर्करा से मिलकर बना होता है। तीनों के बारे में परिभाषा पर चले गए। आप देखिए, मोनोसैकेराइड के देखते हैं कि मोनोसैकेराइड क्या होता है। परिभाषा तो देख ली, एक शर्करा से मिलकर बना कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार का होगा? मोनोसैकेराइड का होगा। देखिए, एक मोनोसैकेराइड का एक विशिष्ट प्रकार होता है डी ग्लूकोज। मोनोसैकेराइड का इसी का एक विशिष्ट प्रकार है। विशिष्ट प्रकार कौन सा है? डी ग्लूकोज। कौन सा है? डी ग्लूकोज, जो प्रकृति के अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रकृति के अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और जिसके अंदर कार्बन की संख्या होती है 6। कितनी होती हैं? 6, जिसके अंदर कार्बन की संख्या। किस में? डी ग्लूकोज में। मोनोसैकेराइड का एक विशिष्ट प्रकार है डी ग्लूकोज, ये ध्यान रखिएगा साथियों। अब मोनोसैकेराइड के बारे में बात करते हैं तो मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। पहला लेते हैं फ्रक्टोज। कौन सा? फ्रक्टोज। ग्लूकोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज और कौन सा रहा? एक गैलेक्टोज। कौन सा है? गैलेक्टोज। फ्रक्टोज
इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट लाइन है, वो आप अवश्य याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। प्रकृति के अंदर सर्वाधिक मीठा कार्बोहाइड्रेट, प्रकृति के अंदर सर्वाधिक मीठा कार्बोहाइड्रेट पूछ ले तो कौन सा है सर्वाधिक मीठा कार्बोहाइड्रेट? वो है फ्रक्टोज। क्या साथियों वापस कभी आप भूल पाएंगे? प्रकृति के अंदर सर्वाधिक मीठा कार्बोहाइड्रेट वो कौन सा है? फ्रक्टोज है। और फ्रक्टोज जो फल होते हैं हम खाते हैं उनमें मीठापन होता है, वो किसके कारण होता है? फलों में मीठापन भी किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण होता है। फलों में मीठापन, फलों में मीठापन यह किसके कारण होता है? यह भी फ्रक्टोज के कारण होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्लूकोज। तो एनर्जी ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है और ग्लूकोज है जो कार्बोहाइड्रेट की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। जिस प्रकार से हमारे शरीर की क्रियात्मक या संरचनात्मक सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वो क्या है? कोशिका है। उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज। और अब है राइबोज तथा डीऑक्सी राइबोज। आपने पढ़ा होगा कभी आरएनए तथा डीएनए, आरएनए तथा डीएनए। तो आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल और डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, यही डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल और राइबोज न्यूक्लिक अम्ल यही हैं, ये हैं जो किससे आरएनए तथा डीएनए के निर्माण में कार्य करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखिए हम ओलिगोसैकेराइड या फिर डाइसैकेराइड। मोनो का मतलब एक, ओलिगो या डाई का मतलब दो शर्करा और पोली मतलब बहुत। आपने बहुलक पढ़ा होगा, जो बहुत सारे एकलक से मिलकर बना होता है वो क्या लगता है? पॉलीमर, बहुलक। यहाँ पर ये पॉलीसैकेराइड, बस और कुछ नहीं, यही ध्यान रखना। अब ओलिगोसैकेराइड के बारे में बात करते हैं। ओलिगोसैकेराइड के अंदर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखिए साथियों, ओलिगोसैकेराइड के अंदर एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहला आता है हमारे सुक्रोज। कौन सा है? सुक्रोज। और दूसरे की बात कर लें, दूसरा होता है माल्टोज और तीसरा होता है लैक्टोज। क्या होता है? लैक्टोज। सुक्रोज जिसे घरेलू शर्करा भी कहते हैं, जो घर के अंदर हम यूज़ लेते हैं शर्करा, जिस सुक्रोज उसे क्या कहते हैं? घरेलू शर्करा। ये किन किन से मिलकर बनी होती है? तो देखिए साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। हम पढ़ रहे हैं डाइसैकेराइड, मतलब 2 तो मिनिमम शर्करा होगी ही होगी, 2 से 10 शर्करा होगी इसके अंदर। तो अब सुक्रोज है तो हमें पता है इसके अंदर कुछ न कुछ 2 तो है। कौन है 2? कौन से कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है सुक्रोज? वो देखिए, सुक्रोज होता है, एक तो होता है फ्रक्टोज, प्लस ग्लूकोज। फ्रक्टोज तथा ग्लूकोज से मिलकर सुक्रोज का निर्माण होता है, जो घर के अंदर जो शर्करा यूज ली जाती है वो घरेलू शर्करा सुक्रोज। और माल्टोज होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। माल्टोज है जो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, और लैक्टोज है जो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है लैक्टोज। अब देखिए इसको तो क्या कहते हैं? घरेलू शर्करा। क्या है यह? घरेलू शर्करा सुक्रोज। और जो माल्टोज होता है वो माल्टोज चावल का जो पानी होता है, चावल के पानी में कौन सा कार्बोहाइड्रेट उपस्थित रहता है? तो वह है माल्टोज। कौन सा है? माल्टोज। और लैक्टोज की बात कर लें तो लैक्टोज जो दूध में मीठापन होता है, दूध में
जो मीठापन होता है वो किसके कारण होता है? दूध में मीठापन वो होता है लैक्टोज के कारण। किसके कारण होता है दूध में मीठापन? वो होता है लैक्टोज के कारण होता है। ठीक है, अब देखते हैं, अब आगे की साइड चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। ये तो हो गया ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड पूरे हो गए। अब हम थोड़ी बात पॉलीसैकेराइड के बारे में भी बात कर लेते हैं। पॉलीसैकेराइड देखिए, पॉलीसैकेराइड भोजन में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भोजन में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट, भोजन में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट। अगर पूछ लिया प्रकृति के अंदर सर्वाधिक मीठा कार्बोहाइड्रेट तो फ्रक्टोज और लैक्टोज दूध में मीठापन का कारण, और माल्टोज चावल के पानी में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज ये डीएनए तथा आरएनए के निर्माण में पेंटोज शुगर के रूप में होते हैं। कौन से? पेंटोज शुगर के रूप में होते हैं। और जो भोजन में प्रचुर मात्रा में, ये मोनोसैकेराइड का डी ग्लूकोज के बारे में पढ़ा था, मोनोसैकेराइड का डी ग्लूकोज होता है। मोनोसैकेराइड का एक जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर 6 कार्बन परमाणु होते हैं। यह हो गया, ठीक है। अब देखते हैं मोनोसैकेराइड के अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में देखिए, पहला होता है सेल्यूलोज। तो इसके बारे में हम पहले चर्चा ही कर लेते हैं साथ में, जैसे जैसे एग्जाम्पल देंगे तो ये 1 नंबर लेते हैं सेल्यूलोज। अब देखिए साथियों, सेल्यूलोज को प्लांट कार्बोहाइड्रेट या पादप कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांट या पादप कार्बोहाइड्रेट। क्यों कहते हैं? देखिए साथियों, जिस प्रकार से कोई भी मकान है, वो उसकी दीवार है, वो दीवार छोटी छोटी ईंटों से मिलकर एक दीवार का निर्माण करती हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर के जो अंग है वो भी बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और वहाँ पर जो छोटी छोटी ईंटें मिलकर शरीर का निर्माण, दीवार का निर्माण कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे शरीर के अंदर छोटी छोटी कोशिकाएँ मिलकर हमारे शरीर अंग का निर्माण करती हैं। तो उसी प्रकार जो कोशिका होती है, कोशिका की जो ये भित्ति होती है, कोशिका की जो भित्ति होती है, कोशिका भित्ति जो किसकी मिलकर किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, पादपों में, पादपों में। इसीलिए क्या कहते हैं? प्लांट या फिर पादप कार्बोहाइड्रेट। दोनों ही बहुत ही, एक भी फर्जी लाइन नहीं लिखूंगा, एक भी कचरा लाइन नहीं लिखूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। प्लांट या पादप कार्बोहाइड्रेट किससे कहते हैं? सेल्यूलोज को। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। क्या? कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। अब एक बात साथियों ध्यान रखिएगा, सेल्यूलोज हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, हमारे शरीर में इसकी आवश्यकता है या नहीं है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, सेल्यूलोज हमें सब्जियों से तथा सब्जियों के छिलके में सेल्यूलोज की मात्रा ज़्यादा होती है। किसमें? सब्जियों के छिलके में सेल्यूलोज की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। और एक बात ध्यान रख लीजिएगा साथियों, जो ये सेल्यूलोज हैं, इसका पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है। सेल्यूलोज का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है। अगर हम किसी भी माध्यम से सेल्यूलोज का सेवन कर लेते हैं तो वो मल के साथ में वापस उत्सर्जित कर दिया जाएगा, हमारे शरीर के अंदर उसका डाइजेशन नहीं होगा, पाचन नहीं होगा। इसलिए अब आपको कोई भी मैं एग्जांपल दे देता हूँ।
साथ ही कमेंट में अवश्य बताइएगा, जल्दी फटाफट कीजिएगा, प्रश्न पूछ रहा हूँ आपको। अगर आपको दो चीज़ दे दे, एक दे दे आपको कोई भी फल दे दे, एक दूसरा कोई भी सब्जी दे दे, और आपके पास एक ही ऑप्शन है कि दोनों में से आप किसको छीलकर खाना पसंद करोगे, तो बताइए साथियों फटाफट, आप फल या सब्जी किसको छीलकर खाना पसंद करोगे? दोनों में से एक को ही छीलना है, तो दोनों ही पादप से प्राप्त होते हैं, दोनों ही फल हो या सब्जी हो। अब दोनों में से आप किसको छीलकर खाना पसंद करोगे, बताइए। देखिए, आप सब्जी को छीलकर खाना पसंद करते हैं, क्यों? फल तो आपने काफ़ी देखा होगा, सेब छीलता है क्या? नहीं छीलते। अंगूर छीलता है? नहीं छीलता है, ठीक है, उनको नहीं छीला जाता है। वो लगभग जो भी सब्जी होते हैं उसे हम छीलकर ही बनाते हैं, फिर उसका सेवन करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका पाचन हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है हमारा शरीर इसको, किसको? सेल्यूलोज को। अब देखिए, सेल्यूलोज के उपयोग की बात कर लेते हैं कि सेल्यूलोज के उपयोग क्या क्या है। पहला होता है सेल्यूलोज का उपयोग। सेल्यूलोज का उपयोग एक है कांच की पॉलिश में। कांच की पॉलिश, जो कांच के पीछे जो पापा की परियां ज़्यादा ही बाल संवारती हैं, जिस कांच में देखकर उसके पीछे जो पॉलिश करी हुई होती हैं, वो कौन सी पॉलिश है? वो सेल्यूलोज की पॉलिश है, ठीक है। और इसका और उपयोग किया जाता है उद्योग, कागज़ उद्योग के अंदर इसका उपयोग किया जाता है सेल्यूलोज का। और आपने एक बात गौर की होगी, आपके घर के अंदर पिछले लंबे समय तक जो भी बुक्स रखी हुई हैं, उन बुक्स का कलर चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर वो कागज़ है जो ऑक्सीजन खुली हवा के साथ क्रिया करके उसका कागज़ का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है? कोई बता सकता है क्या? ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण जिसमें हाइड्रोजन जो होता है वो कम हो जाता है, या फिर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है, वही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कागज़ उद्योग में। और तीसरा पढ़ रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। कौन सा? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़ा उद्योग में। एक आपने जब केमिस्ट्री पढ़ी थी, हम क्लास ऑफलाइन क्लास के अंदर केमिस्ट्री पढ़ी थी, उसके अंदर बहुलक के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और पढ़ा भी था बहुलक क्या होता है। उसके अंदर आपने देखा होगा, अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि ये तो पादप कोशिका बना जाता है और कपड़ा इसका कोई संबंध ही नहीं है। चलो आपने मान लिया कि कागज़ है, तो कागज़ तो कोई बात नहीं कि लकड़ी से बना होता है, काष्ठ से मिलकर बना होता है, लेकिन ये कपड़ा में कहाँ से आया? ये आपके दिमाग में अवश्य क्वेश्चन आया होगा। तो देखिए, कपड़ा उद्योग में एक रेयॉन भी पढ़ा होगा आपने, रेयॉन फाइबर पढ़ा होगा। रेयॉन जो फाइबर हैं वो सेल्यूलोज का व्युत्पन्न है। किसका? सेल्यूलोज का व्युत्पन्न है, जो किससे मिलकर बना होता है? कृषि उत्पाद से, लकड़ी से मिलकर बना होता है रेयॉन। रेयॉन का उपयोग किस में किया जाता है? कपड़े बनाने में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। यही है सेल्यूलोज। और ये हो गया हमारा सेल्यूलोज पूरा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बात करते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल है पॉलीसैकेराइड का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। 2 नंबर है स्टार्च या फिर मंड। पौधा में जो कार्बोहाइड्रेट संचित होता है वो पॉलीसैकेराइड के स्टार्च या मंड के रूप में होता है। पौधा में संचित
कार्बोहाइड्रेट, पौधा में संचित कार्बोहाइड्रेट कौन क्या कहलाता है? स्टार्च या मंड कहलाता है। और ये किस में होता है? गेहूँ, चावल इत्यादि। ठीक है, गेहूँ, चावल इत्यादि ये किसके एग्जाम्पल हैं? स्टार्च या मंड के। और पौधों में पॉलीसैकेराइड के रूप में, स्टार्च या मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित रहता है। और जो स्टार्च या मंड है इसके अंदर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है, मानव या मनुष्य द्वारा, मानव द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला, उपयोग में लिया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है साथियों, ध्यान रखिएगा। मानव द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट की बात कर ले तो कौन सा है कार्बोहाइड्रेट? स्टार्च या मंड है। और प्रकृति के अंदर प्रचुर मात्रा में मोनोसैकेराइड का एक ग्रुप है डी ग्लूकोज, वो पाया जाता है। प्रकृति के अंदर सर्वाधिक मीठा कार्बोहाइड्रेट की बात कर ले तो वो होता है फ्रक्टोज, दूध में मीठापन होता है लैक्टोज, चावल के पानी में कौन सा? माल्टोज। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ये और सेल्यूलोज कोशिका भित्ति की बनी होती है, जैसे प्लांट कार्बोहाइड्रेट या पादप कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। स्टार्च या मंड पौधों में संचित कार्बोहाइड्रेट जैसे गेहूँ, चावल इत्यादि। और मानव द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? स्टार्च या मंड है। अब इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल है काइटिन। काइटिन के अंदर एक बात आप ध्यान रखिएगा, हमने पढ़ा था प्रकृति के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? स्टार्च या मंड। यह है प्रकृति में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? काइटिन होते हैं। जो कीड़ों की ऊपरी सतह होती है ना, कीड़ों की ऊपरी सतह किससे मिलकर बनी होती हैं? काइटिन से मिलकर बनी होती हैं कीड़ों की ऊपरी सतह। और जो एक और लाइन याद रखना इसके अंदर, कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति किन से मिलकर बनी होती हैं? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से मिलकर बनी होती है। और कवक की कोशिका भित्तियाँ किससे मिलकर बनी होती हैं? काइटिन की मिलकर बनी होती है। और पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। ये ध्यान रखिएगा साथ ही, बार बार बोल रहा हूँ, जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे आपको रिपीट करवा दिया जाएगा। जैसे मशरूम, बरसात के मौसम में जो छतरी उगती है ना, वो ही है मशरूम। ठीक है, ये तीन बात इसमें ध्यान रखना। प्रकृति में दूसरे नंबर पर, प्रथम नंबर पर स्टार्च या मंड, कीड़ा की ऊपरी सतह काइटिन की मिलकर बनी होती हैं। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से मिलकर बनी होती हैं, जैसे मशरूम। ठीक है, ये हो गया हमारा काइटिन पूरा। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर देखिए, हिपेरिन। देखिए, हिपेरिन है जो शरीर के अंदर नसों में रक्त का थक्का नहीं बनने देता। नसों में रक्त का थक्का नहीं बनने देता। कौन? हिपेरिन। ठीक है, और हिपेरिन के अंदर एक लाइन और याद रखना, हिपेरिन शरीर के कौन से अंग से संबंधित हैं? तो हिपेरिन का निर्माण यकृत द्वारा किया जाता है। हिपेरिन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? यकृत के द्वारा किया जाता है।
और एक लास्ट एग्जाम्पल देख लीजिएगा इसका 5 नंबर, ग्लाइकोजन। कौन सा एग्जाम्पल? ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन ध्यान रख लेना, ग्लाइकोजन एक पशु जनित कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा पशु जनित कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो वो है ग्लाइकोजन। पशु जनित कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? ग्लूकोजन। और इस ग्लाइकोजन और इसका भी क्या होता है? जो ग्लाइकोजन है यह हमारे शरीर में भोजन के माध्यम से यकृत में पाया जाता है। कहाँ पर? यकृत। ठीक है, ये पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल सारे के सारे पूरे हुए। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे वसा के बारे में बात करते हैं कि वसा क्या होती है हमारे शरीर में, इसकी आवश्यकता क्या होती है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग साथियों, कार्बोहाइड्रेट आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा और कार्बोहाइड्रेट के जो भी पार्ट पड़े हैं वो भी आपको अवश्य ही समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। वसा फैट। वसा या फैट क्या होते हैं या फिर हमारे शरीर में इसका क्या कार्य होते हैं, क्या यह हमारे शरीर के अंदर आवश्यक है या नहीं है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए वसा क्या होती है, फैट। पहली बात तो वसा का जमाव या फिर वसा हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो वसा हमारे शरीर में त्वचा के नीचे पाई जाती हैं। कहाँ पर? त्वचा के नीचे वसा का जमाव होता है। जो हमारी त्वचा है, इस त्वचा के नीचे वसा का क्या होता है? जमाव होता है। और वसा का कार्य क्या होता है? वसा का कार्य होता है हमारे शरीर में हमारे शरीर को चोट से बचाना। चोट से बचाना कैसे? खली को देखा है WWE के अंदर, उसके अंदर फैट है ज़्यादा, वसा है, इसलिए वो WWE के अंदर खड़ा रह पाता है। वरना अगर हमारे जैसे जाकर वहाँ पर खड़े रह जाते हैं, जिस प्रकार से पानी पत्ता सा होता है वो हमारे मुंह में जाके कैसे पिचक जाता है, उसी प्रकार से WWE के अंदर जाते हैं। ये किसी ने दिया तो वहाँ पर ही सो जाएंगे। ठीक है, वसा का जमाव क्या होना चाहिए? ज़्यादा होता है, जो हमारे शरीर को चोट से बचाता है। और क्या होता है? वसा का दूसरा कार्य, यह हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। वसा है जो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रण करती है, नियंत्रित करती है। हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। कौन? वसा करती है। और वसा है जो ऊष्मा के कुचालक हैं। किसकी? वसा ऊष्मा की कुचालक है। ऊष्मा की कुचालक कैसे? आपने देखा होगा जो मोटे व्यक्ति होते हैं जिसके अंदर वसा का जमाव ज़्यादा होता है, उनके गर्मी लगती है। सर्दी में भी ज़्यादा सर्दी नहीं लगती है, वो गर्मी महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो ऊर्जा होती है, ऊष्मा होती है शरीर के अंदर, वो वसा उसे बाहर नहीं आने देती, अंदर ही रोक लेती है। इसी प्रकार वो जो ऊष्मा की कुचालक होती हैं वसा, मोटे व्यक्तियों को नहीं लगती सर्दी, ज़्यादा लगती तो है ज़्यादा। और होता है इसका एक कार्य और पढ़ लेते हैं। जो व्रत या उपवास करते हैं हम, उस व्रत या उपवास के दौरान ऊर्जा प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। और जो भोजन ग्रहण करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं। और व्रत या उपवास के समय ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कौन करती है? वसा करती है। अब देखिए वसा कितने प्रकार की होती हैं? वसा 2 प्रकार की होती है। पहली होती है संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट, और दूसरी है असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा तथा असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा क्या होती है? जो हमारे शरीर में आसानी से न पचे, आसानी से
न पचें। और असंतृप्त वसा क्या होती हैं? जिसका पाचन हमारे शरीर में आसानी से हो जाए, असंतृप्त वसा होती हैं। और दूसरी बात, यह पशुओं से प्राप्त होती हैं, पशुओं से प्राप्त होती हैं। और देखिए पशुओं से प्राप्त कैसे होती है? ये होती हैं पादपों से प्राप्त। पशुओं से, जैसे गाय का दूध है, भैंस के दूध की बात कर लेते हैं। भैंस का दूध हम पीते हैं। भैंस का दूध तभी पाचन होता है जब हम बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, उसी समय हमारे शरीर के अंदर पाचन होता है। ऐसा नहीं कि भैंस का दूध पी लिया और सो गया, तो नहीं है। भैंस के दूध के अंदर वसा ज़्यादा होगी, तो उसके पाचन के लिए हमें ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा। जैसे जिस प्रकार से किसान हमारे पूरे दिन रात खेत के अंदर ही लगे रहते हैं, उन्हें दूध का पाचन होता है। जो एसी के नीचे सोए रहते हैं, उनके अंदर भैंस का दूध का पाचन नहीं होता है, वो भैंसे की तरह पड़े रहते हैं और कुछ नहीं होता। ठीक है। और ये जो संतृप्त वसा है वो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में, कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में, कमरे का ताप कितना होता है? 25 से 27 डिग्री सेल्सियस। कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, एक अपवाद को छोड़कर। एक अपवाद को छोड़कर, वो अपवाद कौन सा है बताइएगा? असंतृप्त वसा ये कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है। कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती हैं, लेकिन अपवाद है नारियल का तेल। नारियल का तेल कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। आपने देखा होगा सर्दियों के अंदर ताप जम जाता है। क्या होता है? जम जाता है नारियल का तेल। यहाँ पर है ओमेगा 3 मछली का तेल, जो नहीं जमता है। ठीक है, वो कौन सा? एक असंतृप्त वसा का टाइप है। अब यह हो गया वसा के बारे में हमारी बातचीत हो गई। इनके बारे में बात कर लेते हैं। प्रोटीन क्या होता है? शरीर की वृद्धि विकास में सहायक होता है। शरीर में वृद्धि या विकास में सहायक कौन होता है? प्रोटीन होता है। और बच्चों में प्रोटीन की क्या होती है? ज़्यादा मात्रा होती है। ठीक है, ज़्यादा आवश्यकता होती है जिससे शरीर का विकास हो सके। बूढ़े व्यक्ति के अंदर प्रोटीन की मात्रा अगर कम है तो भी चलेगी, क्यों? उसकी आवश्यकता नहीं है, वो ऐसे भी काम चला लेगा कम प्रोटीन से भी। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी प्रोटीन का पाचन भी ज़्यादा बच्चों के अंदर ही होता है। मांसपेशियों निर्माण में जिम जाते हैं, जिम के अंदर आपको जाते ही ट्रेनर क्या कहता है? एक डब्बे का नाम लिख कर देता हूँ प्रोटीन का, वो लेकर आ जाना। वो डेली दूध के अंदर 1-2 चम्मच पीना और फिर जिम करना, शरीर बन जाएगा। तो क्या होता है? वो प्रोटीन है मांसपेशियों निर्माण में कार्य करता है। एक होता है एंजाइम, एंटीबॉडी तथा हार्मोन। एंजाइम, एंटीबॉडी तथा हार्मोन, ये तीनों किससे मिलकर बने होते हैं? ये तीनों ही प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। किससे? प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब आगे और चर्चा करते हैं। प्रोटीन अभी तक समाप्त नहीं हुआ। प्रोटीन बहुत ही बड़ा है। जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट नॉर्मल है, वसा नॉर्मल थी छोटी सी। अब प्रोटीन के बारे में और चर्चा करते हैं। हमारे शरीर के अंदर कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर के विशेष अंगों पर ही कार्य करते हैं या विशेष अंगों में ही पाए जाते हैं। पहले हम बात करते हैं जैसे केराटिन प्रोटीन। कौन सा? केराटिन प्रोटीन। यह हमारे शरीर में कहाँ पाए जाता है? यह हमारे शरीर में मृत कोशिकाओं में पाए जाता है। और हमारे शरीर में मृत कोशिकाएं संबंधी सिर्फ 2 अंग हैं। कितने मृत कोशिकाएं संबंधी? 2 अंग हैं। एक तो हमारे बाल, दूसरा हमारे नाखून। बाल काटते हैं तो दुखते हैं क्या? नहीं। नाखून काटते हैं, जीवित नाखून काटेंगे तो बात अलग है, लेकिन जो बढ़ा हुआ नाखून होता है वो काटता है, नहीं दुखता। वो मृत कोशिकाओं से संबंधित है। जो केराटिन प्रोटीन ही है वो विशेष अंगों में पाया जाता
हैं। ठीक है, और जो जानवर के खुर तथा जो सींग होते हैं उसमें भी कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन प्रोटीन पाए जाते हैं। और जानवर के खुर और सींग भी क्या है? मृत कोशिकाओं से संबंधित अंग हैं। अब आगे बात करते हैं, इसको साफ कर देता हूँ पहले। एक होता है प्रोटीन की कमी से एक रोग होता है, वो होता है क्वाशीकोर बीमारी। कौन सी बीमारी होती है? क्वाशीकोर रोग है, वो प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर के अंदर हो जाता है, जिसके अंदर पेट बाहर आ जाता है और बाकी शरीर पतला रहता है। वो कौन सी बीमारी है? क्वाशीकोर बीमारी है। बीमारियां जब एक साथ करूँगा शरीर रोग, उसके अंदर आपके ये सब हो जाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया। और जो नाखून है, बाल है ना, जो शरीर के अंदर मृत कोशिकाएं संबंधित अंग है, वो क्या होते हैं? जल प्रतिकर्षित होते हैं, उनके अंदर ऊपर जल नहीं ठहरता है। और अब हम बात करते हैं कोशिकाओं के बारे में, कि प्रोटीन के बारे में, और कि कौन कौन से प्रोटीन है। तो देखिए आगे बात करते हैं। दो प्रकार, एक तो होता है हमारे ऑप्सिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ऑप्सिन प्रोटीन। ऑप्सिन प्रोटीन क्या होता है? ऑप्सिन प्रोटीन है जो हमारे आँख की शंकु कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। कौन सी कोशिकाओं को? शंकु कोशिकाओं को। आँख की जो शंकु कोशिकाएं होती हैं उसको नियंत्रित कौन करता है? ऑप्सिन प्रोटीन। और जो आँखें रंग का विभेद करती है वो किसके कारण करती हैं? ऑप्सिन प्रोटीन के कारण। रंगों में विभेदन किसके कारण करते हैं हम? ऑप्सिन प्रोटीन के कारण ही करते हैं। और ऑप्सिन प्रोटीन की कमी होगी तो क्या होगा? कौन सा रोग होगा? डे ब्लाइंडनेस, जो दिन में नहीं दिखेगा। ठीक है, ऑप्सिन की प्रोटीन की कमी के कारण। और दूसरा है एक रेडोप्सिन। ये रेडोप्सिन जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर की आँखों की शलाका कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। कौन सी कोशिकाओं को? शलाका कोशिकाओं को नियंत्रित करता है रेडोप्सिन प्रोटीन, जो सबसे ज़्यादा उल्लुओं में पाया जाता है। किस में? उल्लू, OWL, उल्लू में पाया जाता है, जिसके कारण ही उल्लू हैं जो रात में देख पाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रात में देखने का कार्य कौन से प्रोटीन के कारण होता है? रेडोप्सिन। अगर इसकी कमी हो गई तो कौन सा रोग हो जाएगा? रतौंधी। कौन सा रोग होगा? रतौंधी रोग हो जाएगा, रात में कम दिखने लग जाएगा। ये किसकी कमी के? रेडोप्सिन की कमी के कारण। और ये आँखों की जो शलाका कोशिकाएं हैं उससे संबंधित है या उसे नियंत्रित करता है। और जो ऑप्सिन प्रोटीन है उस शंकु कोशिकाओं रंगों में विभेदन करता है। ऑप्सिन रेडोप्सिन हो गया। तीसरा है हीमोग्लोबिन। कौन सा? हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में जो आरबीसी होते हैं किससे मिलकर बनी होती है? हीमोग्लोबिन के कारण एक रक्त का जो रंग है लाल होता है। और हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन और आरबीसी। दो चीज़ याद कर लेना हीमोग्लोबिन के अंदर। ठीक है, अब हम आगे प्रोटीन के बारे में और देखते हैं। तो हम देखते हैं एक अमीनो अम्ल। कौन सा? अमीनो अम्ल हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट की सबसे सूक्ष्मतम इकाई कौन सी पड़ी थी? कार्बोहाइड्रेट की सबसे सूक्ष्मतम इकाई कौन सी थी? ग्लूकोज। और वसा की सबसे सूक्ष्मतम इकाई मैं भूल गया था। वसा की सबसे सूक्ष्मतम इकाई बहुत ही इम्पोर्टेंट, वसीय अम्ल। और प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अमीनो अम्ल। कौन सी है? अमीनो अम्ल। 20 अमीनो अम्ल मिलकर, कितने? 20 अमीनो अम्ल मिलकर पेप्टाइड बंध द्वारा आपस में जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किस बंध के द्वारा? पेप्टाइड बंध के द्वारा 20 अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और अमीनो अम्ल की प्रकृति होती है, वो प्रकृति होती है अमीनो अम्ल की,
उभयधर्मी अर्थात क्षारीय व अम्लीय दोनों है। क्षारीय तथा अम्लीय दोनों ही होती है अमीनो अम्ल की प्रकृति। ठीक है। और बासमती चावल होते हैं कौन से? बासमती चावल। बासमती चावल उबालने पर लंबे हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर लाइसिन नामक प्रोटीन होता है और उनके सुगंध आने का कारण है लाइपेज नामक प्रोटीन। बासमती चावल के लंबे होने का कारण है लाइसिन प्रोटीन, और जो सुगंध आती है बासमती चावल के अंदर वो किसके कारण आती हैं? लाइपेज के कारण आती हैं। किसके कारण आती हैं? लाइपेज के कारण आती हैं। ये हमारा हुआ प्रोटीन पूरा। वसा की तरफ आगे बढ़ते हैं कि वसा क्या है। सॉरी, वसा तो पढ़ ही लिया। विटामिन पढ़ते हैं क्या है। साथियों, अब हम आगे चलते हैं विटामिन। विटामिन विटामिन देखिए, विटामिन शब्द हैं जो 1911 ईस्वी में, कब? 1911 ईस्वी में सी फंक द्वारा शब्द दिया गया। ध्यान रखिएगा, 1911 में सी फंक द्वारा ये शब्द दिया गया। और यह विटामिन है जो एक कार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है? एक कार्बनिक यौगिक है। और कार्बनिक अर्थात कहा जिसमें कार्बन उपस्थित है। क्या? सी किसका प्रतीक है? कार्बन का, जिसमें कार्बन उपस्थित है। और विटामिन में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो इसका देखिए, विटामिन सूक्ष्म तत्व हैं जिनकी हमारे शरीर की समुचित कार्य प्रणाली को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। समुचित कार्य प्रणाली को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है। सूक्ष्म तत्व जो हमारे शरीर को समुचित कार्य प्रणाली को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं विटामिन के। तो देखिए, विटामिन भोजन द्वारा ग्रहण किया जाता है शरीर में। ठीक है। किसके द्वारा? भोजन के साथ में विटामिन लिया जाता है, लेकिन इसमें भी अपवाद है। क्या है? अपवाद हैं। जो भोजन के द्वारा नहीं लिए जाते हैं वो अपवाद हैं डी तथा के। जिन विटामिन हैं जिनका संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, भोजन के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता है। ठीक है। हमारी बॉडी में इनका संश्लेषण होता है। इससे ऑप्शन है अपवाद। यह एक ध्यान रखना, डी तथा के विटामिन। और बाकी का क्या होता है? हमारे शरीर में भोजन के द्वारा ग्रहण किया जाता है विटामिन को। ठीक है। इतनी सी बात हो गई हमारे विटामिन के अंदर। अब और भी देखते हैं। और विटामिन है जो भोजन के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, और मल या फिर जब मूत्र विसर्जन करते हैं उसके साथ ज़्यादा विटामिन पानी में घुलकर बाहर आ जाते हैं। अब देखिए साथियों, आगे देखते हैं। और विटामिन को हम दो भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। किसके आधार पर? तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? घुलनशीलता के आधार पर। पहला है जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील तथा वसा में घुलनशील। जल में कौन कौन से हैं? बी
तथा सी विटामिन है जो जल में घुलनशील है, और वसा में पीछे रहे ए, डी, ई तथा के विटामिन है जो किस में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। और जो बी तथा सी विटामिन है वो हमारे शरीर में अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो उन्हें वो मूत्र विसर्जन के साथ शरीर से बाहर वापस उत्सर्जित कर दिए जाते हैं अतिरिक्त मात्रा में, और जितनी जितनी आवश्यकता होती है हमारे शरीर में वो हमारा शरीर संचित कर लेता है। किसको? बी तथा सी को। बाकी जल में घुलनशील होकर उत्सर्जन कर दिया जाता है ज़्यादा विटामिन का, ये ध्यान। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तथा एक एक विटामिन के बारे में चर्चा करते हैं। विटामिन ए, सर्वप्रथम हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? विटामिन ए। इसका अगर वैज्ञानिक नाम पूछ ले कि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। क्या है वैज्ञानिक नाम? रेटिनॉल। किसका? विटामिन ए का। तो देखिए हमारे शरीर में रेटिना कहाँ पर होती है? आँख में होती है, और रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसीलिए ये ध्यान रखना कि विटामिन ए जो होता है वो बीटा कैरोटीन, विटामिन ए होता है जो बीटा कैरोटीन के रूप में होता है, जिसे शरीर द्वारा रेटिनॉल में बदल दिया जाता है। बीटा कैरोटीन को शरीर द्वारा किस में बदल दिया जाता है? रेटिनॉल में बदल दिया जाता है। रेटिनॉल, अब आँख से इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। रेटिना और आँख में रेटिना होती है और आँख में ही रतौंधी रोग होता है, तो विटामिन ए आसानी से याद रहेगा। आँख को याद कर लीजिएगा आप साथियों, कभी नहीं भूल पाएंगे। अब देखते हैं विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो देखिए इससे रोग होता है रतौंधी। रतौंधी अर्थात रात में नहीं दिखता है विटामिन ए की कमी के कारण। इस विटामिन ए को हमारे शरीर से किस क्या क्या खाने से प्राप्त होता है, स्रोत क्या क्या है, ये देखिए इनके स्रोत क्या क्या हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। स्रोत हैं हमारा, एक हो गया पपीता। क्या हो गया? पपीता। गाजर हो गई, और पीले फल। क्या? पीले फल जितने भी हैं वो किसके स्रोत हैं? विटामिन ए के स्रोत हैं। ठीक है, ये पीले फल जितने हैं और रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से एक और रोग होता है, उसका नाम है जीरोफ्थैलेमिया। जीरोफ्थैलेमिया, क्या नाम है इसका? जीरोफ्थैलेमिया। रतौंधी तथा जीरोफ्थैलेमिया दो इसकी कमी से रोग होते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट विटामिन की तरफ बढ़ते हैं, विटामिन सी। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स की बाद में चर्चा करेंगे, विटामिन सी के देख लेते हैं कि विटामिन सी क्या है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक नाम है तो डैश करके सीधा लिख रहा हूँ सामने। इसका वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का नाम है, वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। और इसके रोग की बात कर ले कि इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी। कौन सा रोग होता है इसकी कमी से? स्कर्वी। जो मसूड़े होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं, जिनसे खून आने लगता है मसूड़ों से, ये सब किसके लक्षण हैं? विटामिन सी की कमी। और एक बात आप गौर रख लेना, विटामिन ए इम्पोर्टेंट बहुत ही प्रतिरक्षा का कार्य करता है। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन है जो प्रतिरक्षा का कार्य करता है? तो विटामिन ए रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, और ये स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। और इसके स्रोत की बात कर लें, विटामिन सी को किन किन से हम भोजन के द्वारा या फिर क्या खाने से प्राप्त किया जाता है, तो जैसे नींबू हो गया और संतरा हो गया,
ठीक है। नींबू, संतरा तथा जितने भी खट्टे फल हैं, क्या, जितने भी खट्टे फल हैं उनसे विटामिन सी हमारे शरीर में प्राप्त किया जा सकता है या शरीर को दिया जा सकता है, जिससे एस्कॉर्बिक अम्ल पर्याप्त मात्रा में मिल सके। नींबू एवं संतरा तथा खट्टे फल। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं विटामिन डी। क्या, विटामिन डी, डी के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से रोग होता है रिकेट्स। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स इसकी कमी से रोग होता है। और विटामिन, रिकेट्स क्या होता है? हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, ठीक है, विटामिन डी की कमी से। और इसके स्रोत क्या है? ये किससे प्राप्त किया जाता है शरीर द्वारा? तो देखिए, मछली का तेल, क्या, मछली का तेल तथा सूर्य की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त किया जाता है। सूर्य की रोशनी द्वारा यह प्राप्त किया जाता है। कौन? विटामिन डी। और हमारे शरीर की जो त्वचा की जो कोशिकाएं होती है, कौन सी कोशिकाएं होती हैं? एर्गोस्टेरोल कोशिकाएं होती है, जो सूर्य की रोशनी से विटामिन डी का निर्माण करते हैं। एर्गोस्टेरोल कोशिकाओं द्वारा, एर्गोस्टेरोल कोशिकाओं द्वारा विटामिन डी का निर्माण किया जाता है। सूर्य की रोशनी त्वचा ग्रहण करती हैं और त्वचा में जो एर्गोस्टेरोल कोशिकाएं होती हैं उनके माध्यम से विटामिन डी का निर्माण किया जाता है। इसीलिए इसका संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। किसका? विटामिन डी का। विटामिन डी को भोजन के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता है। कौन सी कोशिकाएं? एर्गोस्टेरोल कोशिकाएं सूर्य की रोशनी को डी का निर्माण करती हैं, विटामिन डी का। बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर पूछ ले तो। अब आगे बढ़ते हैं विटामिन ई। कौन सा विटामिन? विटामिन ई के बारे में चर्चा करते हैं। हम विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम भूल गए तो इस विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है वैज्ञानिक नाम डी का? कैल्सीफेरॉल। अब हम विटामिन ई के बारे में चर्चा करते हैं। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है टेकोफेरॉल। क्या है? टेकोफेरॉल विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है। और इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बांझपन। कौन सा रोग हो जाता है? बांझपन इसकी कमी से, या अंगघात, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं इसको स्रोत क्या है। इस विटामिन की हमारे शरीर के अंदर कमी दूर करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? तो है बादाम, ठीक है, और मूंगफली है, अंडा, सोयाबीन, हरी सब्जियां, तेल इत्यादि है, जिनकी कमी से हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी को दूर किया जा सकता है। अब हमने विटामिन ए, सी, डी, ई पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं विटामिन के। विटामिन के क्या होता है? विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसके बारे में चर्चा करते हैं हम कि विटामिन के का वैज्ञानिक नाम होता है फिलोक्विनोन। क्या होता है? फिलोक्विनोन विटामिन के का वैज्ञानिक नाम। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है रक्त का थक्का न जमना। रक्त का थक्का नहीं बनता है, किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। अगर कमी हो गई तो कमी हो गई तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, काफ़ी लंबे समय तक खून बहते रहेगा। और एक हमने देखा था K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, इसके बारे में चर्चा की थी। यह एक क्या है? द्विक लवण। और ये किसका रासायनिक सूत्र है?
फिटकरी का। किसका रासायनिक सूत्र है? यह एक फिटकरी का रासायनिक सूत्र है, यह ध्यान रखिएगा। यह एक द्विक लवण है। काफ़ी बार एग्जाम में इसके बारे में प्रश्न पूछ चुका है एग्जाम में, ठीक है। और भी देखते हैं हम आगे ये क्या होता है। विटामिन के तो हमारा हो गया। अब हम करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में चर्चा कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं विटामिन ए और इनकी वैज्ञानिकों के नाम लिखवाने भूल गया था मैं। तो देखिए विटामिन ए की खोज किसने की थी? मैकुलन ने की थी। विटामिन बी की खोज भी किसने की थी? मैकुलन ने। और विटामिन सी की खोज हॉलकट ने। और विटामिन डी की खोज किसने की थी? होपकिंस ने। किसने की थी? होपकिंस ने। यह ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है बहुत ही। ए बी सी डी, सी की हॉलकट, डी की हॉपकिंस, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये मैं पहले लिखवाना भूल गया था, लेकिन अब आप लिख लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं साथियों, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में हम अब चर्चा करते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी किसके बारे में चर्चा करेंगे? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के, जिसके अंदर बहुत ही पार्ट है। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11 और B12। B11 नहीं, सॉरी, B9 है, ठीक है। यह ध्यान रखना। B1 की कमी या फिर B1 का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो वैज्ञानिक नाम ऊपर लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं रोग, कमी से, ठीक है। सभी विटामिन के एक साथ ही कर लेते हैं। B1 की कमी वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो थायमीन। क्या होता है? थायमीन इसका नाम होता है। हमारे शरीर के दाग धब्बे हो जाते हैं, खाज हो जाते हैं, खुजली हो जाती है, और कभी कभी हम देखते हैं कि कोई भी जो मतलब स्त्रियां होती हैं, पुरुष होते हैं, उनके मुंह पर छाया पड़ जाती है, छाया की तरह ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो वो किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। ये सभी थायमीन इसका वैज्ञानिक नाम है, और इसकी कमी से रोग होता है बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है इसकी कमी से? विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अब हम विटामिन B2 की ओर चलते हैं, और विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम है राइबोफ्लोविन। क्या वे नाम है? राइबोफ्लोविन इसका वैज्ञानिक नाम है, और इसकी कमी से रोग होता है ओष्ठविदरता। कौन सा रोग होता है इसकी कमी से? ओष्ठविदरता। किसकी कमी से? विटामिन B2 की कमी से। और विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो क्या है? नियासिन। नियासिन विटामिन B3 का, और इसकी कमी से रोग पूछ ले तो होता है पेलेग्रा। क्या होता है? पेलेग्रा, इसकी B3 की कमी से। और B5 का वैज्ञानिक नाम पेंटाथोनिक अम्ल। क्या नाम है? पेंटाथोनिक अम्ल इसका नाम है, ठीक है। और इसकी कमी से रोग पूछ ले तो इसकी कमी से होता है डर्मेटाइटिस। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो डर्मेटाइटिस जो है वो B5 की पेंटाथोनिक अम्ल की कमी से होता है। हम चलते हैं B6। B6 का वैज्ञानिक नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन या फिर पायरिडॉक्सिन, ये ध्यान रखना, दोनों एक ही हैं, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है रक्त अल्पता। कौन सा रोग होता है? रक्त अल्पता, इसकी कमी से रोग होता है। B7, ये याद रखना, चाहे B7 हो, इसे H विटामिन भी कहते हैं। B7 या H विटामिन, इसका वैज्ञानिक नाम है बायोटीन। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बायोटीन इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसकी कमी देखो, छोड़ दो, कोई इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ये बाद में लिखवा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और लिख लो आप झुनझुनी, झुनझुना या फिर झुनझुनी, ठीक है। B9 की तरफ बढ़ते हैं।
B9 का वैज्ञानिक नाम है फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल B9 का। और B12 का है साइनोकोबाल एमीन। क्या नाम है? साइनोकोबाल एमीन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है B12 या B12, ठीक है, ध्यान रखना। और इन दोनों की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त अल्पता। दोनों की कमी से ही कौन सा रोग होता है? B9 और B12 से रक्त अल्पता। ये ध्यान रखना। बी कॉम्प्लेक्स के सारे, जिसके अंदर एक थाइमिन इम्पोर्टेंट है, एक राइबोफ्लेविन, नियासिन और ये पेलेग्रा, ये बेरेबेरी और एक बायोटीन या विटामिन एच। ये तीन बहुत ही झुनझुना वाला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है तीन, ये ध्यान रख लेना। 3-4 हैं, थाइमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन। काफ़ी बार एग्ज़ाम में इनके बारे में प्रश्न आ चुका है। अब हम खनिज के बारे में बात कर लेते हैं। खनिज, तो देखिए पहले खनिज में लोहा लेते हैं। हीमोग्लोबिन के निर्माण के मदद में कौन कार्य करता है? आयरन। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। और विटामिन B9 का निर्माण में सहायक है। किसमें? B9 के निर्माण में सहायक है। आयरन इन बॉडी, हमारे शरीर में आयरन क्या काम आता है? तो देखिए इसकी कमी से एक रोग होता है, वो रोग है एनीमिया। कौन सा रोग है इसकी कमी से? एनीमिया। और इसकी वृद्धि हो जाए तो कौन सा है? पॉलीसाइटेमिया। कौन सा है? पॉलीसाइटेमिया। और एनीमिया इसकी कमी से रोग। और स्रोत क्या है? खजूर हो गए, पालक है, बैंगन है। ये किस लोहा किससे प्राप्त किया जाता है? इनसे किया जाता है, ये स्रोत हो गए। अब हम आगे कोबाल्ट की तरफ बढ़ते हैं। कोबाल्ट देखिए हीमोग्लोबिन निर्माण में सहायक है। हीमोग्लोबिन निर्माण में सहायक है विटामिन कोबाल्ट, ठीक है। और विटामिन 12 में मदद करता है। क्या नाम ही है? साइनोकोबाल एमीन। तो इसमें सामने ही दिख रहे हैं कोबाल्ट हैं, विटामिन 12 में मदद करता है बनाने में, ठीक है। अब आगे देखते हैं जिंक। कौन सा खनिज? जिंक। तो जिंक देखिए आप, जिंक है जो इंसुलिन बनाने में सहायक है। किसमें? इंसुलिन बनाने में सहायक है। कौन? जिंक। और फिल्मा के अंदर जो धुआं उत्पन्न किया जाता है उसका कारण भी क्या है? जिंक ही है। और एक इंसुलिन होते हैं, तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। और एक टीचर है जो फेमस हुए थे, वो इंसुलिन तथा मधुमेह के चक्कर में फंस गया था, जो लॉकडाउन में फेमस हो गया। और जिनका काम होता है घाव भरने में। क्या? घाव भरने में जिन काम में लिया जाता है। और इसकी कमी से रोग होता है डायबिटीज़ 1। कौन सा रोग होता है? डायबिटीज़ 1। और वर्दी से होता है हाइपोग्लाइसेमिया। कौन सा? हाइपोग्लाइसीमिया। इसकी वर्दी से रोग हो जाता है, ठीक है साथियों। ये रोग ध्यान रखना, कमी से, वर्दी से। और पूरे खनिज पढ़ते हैं। देखिए कोई भी ये वर्दी कमी, ये कभी भी कोई भी एग्ज़ाम में प्रश्न आ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा कौन क्या काम आता है। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट खनिज की बात करते हैं, वो है आयोडीन। आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन निर्माण में सहायक है। किसमें? थायरोक्सिन निर्माण हार्मोन है, उसके निर्माण में सहायक है। और मानसिक विकास में सहायक हैं। किसमें? मानसिक विकास में सहायक है। कौन? आयोडीन। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गेंगा। और वर्दी से कौन सा रोग होता है? आँखों में फैलाव। अब फ्लोरीन की बात करते हैं, जो दंत क्षय को रोकता है। जो दांत मतलब टूट कर गिरने लग जाते हैं, उसको बचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोरीन कार्य करता है। आगे कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम है जो हड्डियां तथा दांतों को मजबूती प्रदान करता है। कौन? कैल्शियम। और पेशीय संकुचन में क्या है? कैल्शियम सहायक है, हड्डियों को मजबूत करता है, ठीक है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? हड्डियां में भंगुरता, अर्थात हड्डियां टूटने लग जाती हैं, भंगुर हो जाती
है। वर्दी से इसका होता है किडनी स्टोन का खतरा हो बढ़ जाता है इसकी वर्दी होने पर कैल्शियम की। ठीक है साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। अगर आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट अवश्य कीजिएगा ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आगे और आपके लिए क्लास लेकर आता रहूँगा। देखिए साथियों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ बनकर पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। आपका A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा।